नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए जानकारियों का एक ऐसा संकलन लेकर आते हैं जो आपको अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के रूप में मिल जाते हैं। हमारी हर बार यही कोशिश होती है कि हम उन्हीं जानकारियों को इकट्ठा कर आपके लिए लेकर आएं जो आपको प्रश्नों के रूप में एग्जामिनेशन हॉल में नजर आ जाएं। और जब आप जीएस या जीके के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो तो ये जानकारियां, ये खबरें आपके बहुत काम आए। तो आइए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। धार्मिक शैक्षणिक संस्थान सामाजिक आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट हो गई जारी। प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की शुरू हुई ई नीलामी। कोरोना वैक्सीन के लिए मिला मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। और फुटबॉल फॉर स्कूल का संबलपुर उड़ीसा में हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से हम बात करेंगे धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में मिलने वाले आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले की। धार्मिक शिक्षण संस्थान सामाजिक आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने 29 सितंबर 2023 को भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता की पुष्टि करते हुए फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारें उन पर सामाजिक आरक्षण नीतियों को लागू नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी ओडिकेस लावू की पीठ ने कहा कि भले ही इन अल्पसंख्यक संस्थानों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, फिर भी सामाजिक आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए ये संस्थान बाध्य नहीं है। अदालत का फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) की व्याख्या पर आधारित था, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सांप्रदायिक और सामाजिक आरक्षण देने में छूट देता है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को बाहर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। चूंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक अलग वर्ग है, क्लास है, और अधिकार अन्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा लाए जाते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि सांप्रदायिक आरक्षण या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अवधारणा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगी। अदालत ने कहा कि राज्य के पास किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में सांप्रदायिक आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि एक अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय के 50% छात्रों को एडमिशन देने की अनुमति है और अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यकों के अलावा अन्य छात्रों को एडमिशन देने के लिए केवल 50% की ही अनुमति है। इसके मद्देनजर भी सांप्रदायिक आरक्षण की नीति को लागू नहीं किया जा सकता है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अदालत जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज, एक अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा उनकी अल्पसंख्यक स्थिति को अस्वीकार करने और सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश को 50% तक सीमित करने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कॉलेज ने दलील दी थी कि सरकार के पास अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश की सीमा तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को निजी शैक्षणिक संस्थानों की परिभाषा से बाहर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं बिहार, जहां पर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई है। बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट हुई जारी। बिहार में जाति आधारित गणना यानी कि बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी कर दी गई। बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पूरे बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई है और इसमें बिहार के बाहर में रहने वालों की संख्या
53,72,हजार 22 है। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है। इसमें पुरुषों की संख्या 6,41,31,990 है, जबकि महिलाओं की संख्या 6,11,38,460 है। अन्य की संख्या 82,838 पाई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, अनुसूचित जाति 19, अनुसूचित जनजाति 1.68 और जनरल कैटेगरी के लोग सामान्य वर्ग के 15.52% है। बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है, यानी कि अगर धर्म के अनुसार अगर आंकड़ों को जानना चाहे तो बिहार में किस धर्म के कितने लोग हैं। हिंदू है वहां 21.99%, यानी कि करीब 82% वहां पर हिंदू है। मुस्लिम 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%। अगर जाति की बात करें तो बिहार में जातिगत क्या डाटा आया है, यानी कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग बिहार में है। ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.89%, कायस्थ 0.60%, यादव 14.26%, कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुजहर 3.08%, सुनार 0.68%, मल्लाह 2.60%, बढ़ई 1.4%, कुम्हार 1.4%, पासी 0.9%, धोबी 0.8%, मोची चमार रविदास आदि 5.2% है। आखिर इस जनगणना का मतलब क्या था, क्यों जरूरी था यह जनगणना। बिहार सरकार की ओर से राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए यह जाति जनगणना कराई गई है। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। यानी कि अगर जो सरकार को आरक्षण में थोड़ी फेरबदल करनी है तो सरकार को अब ये पता रहेगा किस जाति किस धर्म के कितने % लोग कहां रहते हैं। यानी कि कोई सरकारी योजना भी अगर लागू करनी है, कोई कल्याणकारी योजना नई लेके आनी है, तो ये डाटा राज्य सरकार के इसलिए काम आना है कि सरकार को अब ये पता रहेगा कि राज्य के किस हिस्से में कितने लोग कहां पर रहते हैं और किस धर्म किस जाति के लोग कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की हो रही नीलामी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 900 से अधिक उपहारों और स्मृति चिन्हों को ई नीलामी के लिए रखा गया है, जो 2 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई और 31 अक्टूबर 2023 तक चलनी है। इनमें से कुछ उपहारों को यहां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए भी रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह नीलामी की श्रृंखला का 5वां संस्करण है, जिसमें पहली नीलामी जनवरी 2019 में की गई थी। यानी कि इसके पहले भी 4 बार प्रधानमंत्री को जो उपहार और चिन्ह मिलते हैं उसकी नीलामी हो चुकी है और ये 5वीं बार है जब इन उपहारों को ई नीलामी या किसी भी तरह के नीलामी के लिए रखा गया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए प्रदर्शनी की कुछ तस्वीरों को साझा किया। उन्होंने वहां कहा, आज से एनजीएमए में शुरू की गई यह प्रदर्शनी मुझे हाल के दिनों में प्रदान किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करेगा। भारत भर में अनेक कार्यक्रमों में मुझे दिए गए उपहार भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और कलात्मक धरोहर के प्रमाण है और नीलामी से मिली राशि को नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह लिखा कि मुझे भारत के अलग अलग संस्कृति से जुड़े चीजों का उपहार मिलता रहा है और इन्हीं को अब हम नीलामी के लिए रख रहे हैं और इससे जो राशि आएगी वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दे दी जाएगी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों के नीलामी के 5वें चरण की घोषणा की और ये कहा, नीलामी में रखी गई वस्तुओं में 100 रुपये मूल्य की वस्तु से लेकर 64 लाख रुपए मूल्य की परेश मैती की एक
पेंटिंग भी शामिल है। यानी कि ये जो वस्तुएं रखी गई है ई नीलामी में, वो उसमें एक 64 लाख रुपए की पेंटिंग भी है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया पिछले 4 चरण में 7000 से अधिक वस्तुओं की ई नीलामी के लिए रखा गया था और इस बार ई नीलामी के लिए 912 वस्तु है। मतलब ये हुआ कि जो ये 5वां चरण है उसके पहले ऑलरेडी 7000 उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी की गई थी। इस ई नीलामी के उत्कृष्ट कलाकृतियों में मोढेरा सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसी वास्तु शिल्पों की प्रतिकृतियां शामिल हैं। मतलब इनका छोटा छोटा रूप बनाया हुआ है, इनके प्रोटोटाइप छोटे बनाए हुए हैं और उन्हें प्रदर्शनी में रखा गया है जो नीलाम भी किया जाएगा। चंबा रूमाल, पटचित्र, ढोकरा कला, गोंड कला और मधुबनी पेंटिंग जैसी उल्लेखनीय कृतियां स्थायी और गहन सांस्कृतिक सार को दर्शाती, यानी कि हमारे कल्चर, हमारे विरासत को ये चीजें दर्शाती हैं, दिखाती है, जो हमारे विविध समुदायों के मूर्त अमूर्त दोनों पहलुओं की परिचायक है। इस ई नीलामी में हमारी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली कलाकृतियों का एक असाधारण संग्रह है, मतलब एक रेयर कलेक्शन है। और ई नीलामी का आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक किया जाएगा और ये https://pmmomentos.gov.in पर किया जा रहा है। और अब बात करेंगे नोबेल प्राइजेस की। कोरोना वैक्सीन के लिए मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई। इस वर्ष फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र में इस सम्मान के लिए विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया और इस साल कैटलिन कारिको और ड्रू विस्बेन को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों में संबंधित उनके खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली थी और उसी के बाद फाइजर, बायोएनटेक और मोडर्ना ने वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की थी। कोरोना महामारी से पहले यह तकनीक एक्सपेरिमेंटल फेज में थी, लेकिन अब इसे वैक्सीन के रूप में दुनिया भर के लाखों लोगों को दे दिया गया है। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता के नाम की घोषणा करते हुए कहा, आधुनिक समय में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के दौरान पुरस्कार विजेताओं ने वैक्सीन डेवलप करने की अभूतपूर्व दर में योगदान दिया। मतलब यह हुआ कि इन दोनों ने एक ऐसे महामारी के वक्त जब करोड़ों लोगों की जान जा रही थी, तब उन लोगों ने इस वैक्सीन को डेवलप करके मानव सभ्यता के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया था। अब एक नजर नोबेल पुरस्कारों पर डाल देते हैं, आखिर ये नोबेल प्राइज है क्या। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान, यानी कि जिस वर्ष के लिए ये घोषणा की जाती है पुरस्कार, मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो, यानी उन लोगों ने कोई ऐसा खोज किया हो, उन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया हो जिससे पूरी मानव सभ्यता के लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ अहम योगदान माना जा सकता हो। अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में मृत्यु हो गई और अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी शेष वसूली योग्य संपत्ति को 5 पुरस्कारों के रूप में स्थापित करने के लिए कहा था, जिसे हम नोबेल प्राइज के रूप में जानते हैं। नोबेल प्राइज पहली बार 1901 में दिया गया। नोबेल पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। यह राशि 10 दिसंबर को विजेताओं को दी जाएगी। इस साल अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज के लिए 351 उम्मीदवार हैं। 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, तब से 2023 तक मेडिसिन के फील्ड में 227 लोगों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है। और अब बात करेंगे खेल के मैदान की, बात करेंगे फुटबॉल की। फुटबॉल फॉर स्कूल्स का संबलपुर में हुआ आयोजन। फुटबॉल फॉर स्कूल्स फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है
और देश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण का सहयोग हासिल है। फीफा द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा के संबलपुर में फुटबॉल फॉर स्कूल के एक हिस्से के रूप में एक 2 दिवसीय क्षमता निर्माण मास्टर प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केवीएस, एनबीएस और एआईएफएफ के 95 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने भाग लिया था। ऐसे 2 और प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 6 अक्टूबर 2023 को पुणे और बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे, जहां लगभग 200 यानी कि हर जगह पर 100 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके बाद इन शिक्षकों प्रशिक्षुओं को अगले स्तरों पर क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में माना जाएगा। 30 अक्टूबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय, एआईएफएफ और फीफा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था और इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय को नोडल संगठन का दायित्व सौंपा गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के सरकारी स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के साथ 11 लाख फुटबॉल और उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने का कार्य शामिल है। इन गेंदों को देश भर के विभिन्न स्कूलों में वितरित किया जाएगा। F4S का लक्ष्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान देना है। इसका उद्देश्य प्रासंगिक अधिकारियों एवं हितधारकों के साथ साझेदारी करते हुए शिक्षा प्रणाली में फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शामिल करके दुनिया भर में लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए फुटबॉल को और अधिक सुलभ बनाना है। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, जानकारियों का एक ऐसा ही हर बार संकलन लेकर आएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।